हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर एक सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, इस सेशन के थ्रू हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम सेशन के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस सेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टर्म होने वाला है वो क्या है? जीओसी। ओके, सो हम आप इसको जीओसी को प्रॉपरली समझने वाले हैं, साथ में अच्छे से समझें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहें कि जो जीओसी होता है इसका जो वेटेज होता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि देखो, जीओसी के थ्रू आपको जो पढ़ना होता है वो स्टडी करना होता है कि फिजन्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के फिजन्स होते हैं। बेसिकली कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिएजेंट क्या होते हैं, फिर इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन होते हैं उसको हमको डिस्कस करना होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद आपका ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन, एरोमेटिसिटी। इतने सारे टर्म को हमको समझना होता है। ओके, प्रॉपरली समझना होता है। अभी हमको जो समझना है, बेसिक से समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी को है उसको हम बेसिक से कैसे समझें। ठीक है, आइए समझते हैं कि जो देखो बच्चा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन हमको थोड़ा डेफिनेशन समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये समझना है कि बेसिक से डेफिनेशन क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप ये कहते हो कि कंपाउंड होता है किसका? कार्बन का। कार्बन और कार्बन से बने जो कंपाउंड होते हैं उसका हम जो स्टडी करते हैं वो होता है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, अब आपको समझना है ये जो कार्बन है, कार्बन से कंपाउंड कब बन रहा है? जब कार्बन किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो ये रिएक्शन क्या होते हैं? ठीक है, आइए समझते हैं इस टर्म को कि केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ओके, सो अगर आपने क्लास 9th में स्टडी किया है और वहां पर आपने पढ़ा है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है, आप समझते हो कि ब्रेकिंग होती है। क्या होता है? ब्रेकिंग होता है। किसका ब्रेकिंग होता है? सो आप कहते हो कि जो ओल्ड बॉन्ड होता है, जो हमारा पुराना बॉन्ड होता है उसकी क्या होती है? ब्रेकिंग होती है। ये ब्रेक होता है, ब्रेक होकर क्या बनाएगा? आपका न्यू बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब समझो जरा, ब्रेकिंग होती है किसका? ओल्ड बॉन्ड का। फॉर्मेशन होता है न्यू बॉन्ड, कहलाता क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन। तो हमें इसको डेफिनेशन समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन इज a type of reaction in which the old bond between the atom are break and new bond or formation take place. Okay, this is known as chemical reaction. क्लियर? अब हमको यहाँ से ये समझना है कि यहाँ से कि ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, केमिकल रिएक्शन कहलाया। ठीक है ना? हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? ये रूट वर्ड है ना, बॉन्ड। तो अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज बॉन्ड, ओके, देन आप ये कह सकते हो जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड होता है किसी दो एटम को कंबाइन करता है, ऐसा कर सकते हो। अगर हम समझ रहे हैं हमारे पास एटम हाइड्रोजन है और एक Cl है, क्लोरीन है, इन दोनों एटम को अगर बॉन्डेड करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? बॉन्ड के थ्रू करेंगे। जोड़ना है, इनको ज्वाइनिंग करना है तो हम बॉन्ड के थ्रू करेंगे। और ये क्या होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, शेयरिंग करके एक बॉन्ड को फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा दिस लाइन HCl। सो आप इसको कहते हो सर ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? आप इसको कहते हो ये सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, बोथ आर कंबाइंड टू अ बॉन्ड। अगर आप इसको समझो कि ये जो बॉन्ड है सॉलिड है, ठीक है ना, अगर इसको फील करो कि ये सॉलिड है तो ये सॉलिड नहीं होता है। ये जो बॉन्ड होता है एक प्रकार का क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है।
अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो एटम को कंबाइन किए रहता है, ज्वाइन किए रहता है, ठीक है ना। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम समझते हैं जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड आर बेसिकली डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट bond. Okay, this is some basic bonds by which we can clear our concept. Okay, this is ionic bond, this is covalent bond, this is coordinate bond. So first of all हमको समझना है ionic bond का फॉर्मेशन कब होगा, ठीक है ना। ionic bond का फॉर्मेशन तब होता है, लेट अस सपोज हमारे पास एटम है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है NaCl, ठीक है ना। NaCl मीन्स हमारे पास जो Na है वो है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3es1। सो हेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी हमारे पास क्या है Cl, Cl का क्या होता है 17। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बोलोगे 7 है। सो हमारा जो केमिस्ट्री का रूल कहता है कि एवरी एटम वांट टू बिकम इक्वल टू द नोबेल गैस, ठीक है। सब एटम अपने नोबेल गैस के बराबर होना चाहिए कि जो सोडियम हमारा है, सोडियम के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। इसलिए क्या करता है, जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट करता है, किसको करता है क्लोरीन को, जिसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, सॉरी जो बॉन्डिंग होती है, एक सेकेंड, जो बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह से होती है, हम इसको बोलते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, जिसमें क्या होता है सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ओके, और हमको क्या समझना है सेकेंड वन, वो क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हमको ये समझना है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता है कि जब दो लोगों के बीच में सिंपली क्या होती है शेयरिंग होता है। लेट अस सपोज दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट लाइक आप कोवैलेंट बॉन्ड को सिंपली ये कह सकते हो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। ओके, आप ऐसा कर सकते हो कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल इन द सेंस इक्वल, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एटम ए है और क्या है एटम बी है, इन दोनों के बीच में अगर इक्वल शेयरिंग हो रही है, अगर ये सुनिए एटम ए ने इलेक्ट्रॉन दिया ए, एटम बी ने इलेक्ट्रॉन दिया ए, अब यहाँ पर जो शेयरिंग हुई है, ये जो शेयरिंग होती है ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग। ओके, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी एटम को लेकर कि एटम ए ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन, एटम बी ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अभी भी जो यहाँ पे शेयरिंग होगी वो क्या होगा म्यूचुअल शेयरिंग होगा। फिर समझिए कि अगर हमारा एटम क्या है इलेक्ट्रॉन दिया 3 और एटम बी ने इलेक्ट्रॉन दिया 3, यहाँ पर जो शेयरिंग होगी वो भी क्या होगी म्यूचुअल शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो इक्वल है, दोनों एटम के थ्रू इक्वल शेयरिंग हो रही है, दोनों एटम के थ्रू इक्वल शेयरिंग हो रही है। सो यहाँ पर शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर जो शेयरिंग की बात जो बोलोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। जहां पर क्या होगा अगर दो एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है हम उसे बोलते हैं कि वो क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड को बेसिकली हम 3 टाइप से समझते हैं, वो होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड कब होता है जब 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और वो इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कब होता है जब वो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। क्लियर, आपको समझ में आया प्रॉपरली, यस।
अब हमको समझना है कि जो बॉन्ड होते हैं बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, उनके जब ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग समझना है हमको, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हमको समझना है। तो ये देखो ओवरलैपिंग किसका होता है, आप बोलते हो सर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, एक सेकेंड, ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ, सो हम वहां पर कह सकते हैं वहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर। अब देखो अगर एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं, एटम का जो ऑर्बिटल है वहां पर पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, देन आप क्लियर कह सकते हो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर, समझ में आया आपको, क्लियर, यस। थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि देखो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, किसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये डंबेल होता है, साइज किसका है, पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब जब पी ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब उसके बाद जब आपका पी ऑर्बिटल का पार्शियल या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है, देन अगर आप कहते हो यहाँ पे जो ऑर्बिट वो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर, सही है। हाँ, अब हमको समझना है नेक्स्ट टर्म हमारा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कुछ ऐसे टर्म होंगे जिसको समझना हमको जरूरत है कि देखिए जब कहीं भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, लेट अस सपोज हमारे पास एटम क्या है, H और Cl है। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, जहां से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सको। हमारे पास क्या है, H और Cl है। H और Cl जब बना है, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो बच्चा, जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी बॉन्डिंग है, आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड है। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है तो जो यहाँ पे ये होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर किसी एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो यहाँ पर एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। अगर किसी एटम के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 2 पाई होगा और क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर, अभी तक आपको प्रॉपर्ली समझ में आया कि ये जो बॉन्ड क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको प्रॉपर्ली आपने समझा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट का एक हमको गाइड मिल रहा है, ठीक है। अभी हमको समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। इसको जो मेजर किया जाता है वो काई से। अभी हमको मेजर नहीं समझना है, हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफिनेशन क्या है। लेट अस सपोज कि हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है ना, दो बच्चे हैं, दोनों के बच्चों के बीच में हम कुछ ऐसे स्वीट्स को रख रहे हैं, ठीक है। अभी जो बच्चा है, जो बड़ा वाला बच्चा होगा, वो क्या करेगा, स्वीट्स को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। छोटा बच्चा थोड़ा कम ले पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर की बात की जा रही है, क्या किसकी बात की जा रही है, पावर की। जिस अब हमको केमिस्ट्री में समझना है, लेट अस सपोज हमारे पास एटम ए है, एटम बी है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बीच में बॉन्ड रखा है, बीच में मतलब इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ पर स्वीट नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो कि हमारा कोई एटम ए है और एटम बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा जाता है, जो शर्त है कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। अभी हमको ये समझना है कि जो बॉन्ड है वो बीच में न होकर जो सबसे ज्यादा पावर है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, ठीक है ना, जिसके पास पावर होगी वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास हम समझा रहे हैं कि जो पावर है वो बी के पास ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन मीड में है वो मीड में ना होकर किसके पास थोड़ा चल जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, किसके पास, बी के पास। तो ऐसा लगेगा बी के पास है। तो जब इसकी शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तो जो बी है वो कैरी करता है नेगेटिव, और पार्शियल नेगेटिव कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों लगाया जाता है, कि जो कि इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट नहीं हुआ है, शिफ्ट हुआ है थोड़ी सी, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का पावर होता है, हम सिंपली कह सकते हैं, डेफिनेशन साइड में रखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का पावर है जिससे वो क्या करता है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है ना, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, एक वर्ड यूज किया था टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर,
एनी डाउट? अब देखो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमको समझना है कि हमारे पास कुछ ऐसे हम रा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा रा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 13 से स्टार्ट होता है और ये हमारा क्या है 18 ग्रुप है और इसमें क्या है एस ब्लॉक के 2 होते हैं और ये क्या है डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक वाला नीचे होता है, ठीक है। यहाँ होता क्या है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ओके। और यहाँ पे क्या होता है हमारा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ओके। तो हमारे पास क्या है ये है 18 ग्रुप का एलिमेंट जिसका नोबेल, जिसको हम बोलते हैं क्या है ये नोबेल गैस है, ओके। सो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर वो क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है ना। अब अप टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब इसकी बात किया जा रहा है, पीरियड की बात किया जाएगा, ठीक है ना। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है, जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ अप टू डाउन जाने पर क्या होती है डिक्रीज करती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अकॉर्डिंग टू रूल कि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.94 अराउंड होती है, अराउंड होती है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है सीजियम का, सबसे कम होता है सीजियम का और सबसे ज्यादा होता है सीजियम का होता है 0.97। तो सबसे ज्यादा किसका होता है फ्लोरीन का, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है। तो इलेक्ट्रो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो आप क्या करोगे उसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करना होगा कि आपके पास पावर ज्यादा है क्या करने का स्वीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, अपनी तरफ खींचने का, ठीक है। वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन द सेंस आप ये कह सकते हो केमिस्ट्री में कि ये पावर जनरेट करता है किसी एटम के लिए, एटम क्या करता है जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन हो अपनी तरफ खींचता है, इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया आपको? गुड, इसको आप अच्छे से समझिएगा। नाउ अब हमको समझना है कुछ ऐसे टर्म को जो यूज किए जाते हैं, जैसे एरो। कुछ एरो ऐसे यूज किए जाते हैं हमारे केमिस्ट्री में, जस्ट लाइक अभी देखो इस एरो का आप यूज देखे होंगे कहीं ना कहीं, देन आपने इस एरो का यूज देखा हुआ है, फिर आपने इस एरो का यूज देखा हुआ है, फिर आपने क्या किया हुआ है इस एरो का यूज देखा हुआ है, ठीक है। और कुछ एरो बचा हुआ है, हाँ अभी आपने ऐसे एरो का यूज देखा हुआ है, ठीक है। अभी सब एरो का मीन्स आपको समझना है, ठीक है। अगर आप मीन्स समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके पीछे अगर ये दिखाया जा रहा है तो क्या मीन है इसका, ठीक है। तो ये जो इसका मीन्स क्या है इसको बोलते हैं हम फिश हुक एरो, ओके। इस फिश हुक एरो का मीन्स जो होता है वो ये बताता है कि क्या मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन का सिंगल इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट दिखाता है, जबकि जो ये एरो यूज किया जाता होता है वो आपको दिखाता है कि रिएक्शन को, ठीक है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही है। अभी जो ये एरो है ये एरो आपको बताता है मूवमेंट ऑफ डबल इलेक्ट्रॉन, ओके। ये जो एरो है वो डबल इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे देखो ये जो एरो है इस एरो का जो यूज किया जाता है वो रेजोनेंस के लिए यूज किया जाता है या फिर हाइपर कंजुगेशन के लिए, ओके। तो इस एरो का हम यूज करते हैं रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के लिए, जबकि इस एरो का हम दिखाते हैं रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ओके। आपको समझ में आया? ये जो एरो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में मैक्सिमम देखे जाएंगे, आपको समझ में आया? यस, ये है फिश का एरो। ये क्या है रिएक्शन को दिखाएगा कि फॉरवर्ड से रिएक्शन सॉरी बैकवर्ड से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। अभी क्या है ये मूवमेंट दिखाएगा किसका डबल इलेक्ट्रॉन का, ये दिखाएगा आपको रेजोनेंस का, ये दिखाएगा आपको रिवर्सिबल का। जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो रहा है, दोनों दिशाओं में हो रहा है। क्लियर? यहाँ से आपको ये समझ में आया, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझा, आपने केमिकल रिएक्शन को समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिप्लाई देंगे कि जो एटम होते हैं, कोई भी एटम होता है वो रिएक्शन इसलिए करता है क्योंकि वो एक्वायर करना चाहता है क्या स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है। तो ये रिएक्शन करके स्टेबिलिटी करते हैं मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है। एटम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं स्टेबल होने के लिए और फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स क्यों रिएक्शन करते हैं, फिर आप बताइए ये कंपाउंड तो ऑलरेडी रिएक्शन करके स्टेबल हो चुके हैं ना, ये क्यों रिएक्शन करते हैं, फिर से आपको वही रिप्लाई देना है क्योंकि ये भी ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, इसलिए कंपाउंड रिएक्शन करते हैं। ओके, आपको समझ में आया? ओके, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली हमको देखो, हमने डिस्कस किया कोवैलेंट बॉन्ड को, हमने डिस्कस किया आयोनिक बॉन्ड को, हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ठीक है। अब हमको इसमें समझना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड का सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने डिस्कस नहीं किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमको इसमें डिस्कस नहीं करना है, हमको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको डिस्कस करना है, कोवैलेंट बॉन्ड को। देखो जो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है जिसमें ऐसा कोई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि इनका जो बॉन्ड है वो फिक्स है, नहीं, इनका बॉन्ड फिक्स नहीं है, इनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है वो फिक्स नहीं है, इसका भी क्लीवेज होता है, इसका भी क्या होता है, फिशन होता है। तो जो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड है इनका जो फिशन होगा वो बेसिकली टू टाइप से होता है, एक हमारा होता है क्या, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, दूसरा क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। ओके, हमको इसको डिस्कस करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है होमोलिटिक फिशन, आइए समझते हैं। ये है हमारा होमोलिटिक फिशन। हमको ये समझना है कि होमोलिटिक फिशंस क्या होते हैं, तो होमोलिटिक फिशंस में हमको ये समझना है कि ये कोवैलेंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो कोवैलेंट क्या होता है, आपको पता है कि कोवैलेंट, हमको पता है कि कोई बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड बना है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड आपको पता है कि ये कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन, दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करते हैं, आप बोलोगे, एक सेकेंड, आप बोलोगे इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट किया हुआ है, ठीक है, दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ का कंडीशन समझिए, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ज्वाइनिंग जो एटम होते हैं, जो कंसिस्टिंग एटम है ना, वो एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करके साइड में हो जाएंगे। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा तो ये होगा कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देन ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर होगा वो किसका फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ओके, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा दो इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं जो फ्री रेडिकल होते हैं मोस्ट रिएक्टिव रेडिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये तुरंत किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये जो रेडिकल्स बनते हैं वो किसके प्रेजेंस में होते हैं, एक्चुअली हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में। जब भी आपको किसी रिएक्शन के ऊपर ऐसे दिखाई दिया तो आप बोलिएगा यहाँ पर होमोलिटिक फिजन हो रहा है। तो होमोलिटिक जो फिजन होते हैं इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फ्री रेडिकल का। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो जो वहाँ पे फिजन्स होते हैं, कौन से फिजन्स होते हैं, तो आप बताइएगा वहाँ पे होमोलिटिक फिजन्स होते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो सेकेंड वन हमारा क्या है, वो है हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक फिजन। ओके, अब आपको यहाँ क्या समझना है, आपको ये समझना है जो हेटेरोलिटिक फिजन्स होते हैं, यहाँ भी ये बोलना है कि हेटेरोलिटिक फिजन्स इज टाइप ऑफ फिजन इन विच द कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम आर सेपरेट बाय टेकिंग बोथ इलेक्ट्रॉन दैट इज बॉन्डेड टू ईच अदर। समझ में आया आपको कि यहाँ पर कहना है कि देखो लेट अस सपोज हमारे पास एटम ए है, एटम बी है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। अब यहाँ का जो कंडीशन है कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम के द्वारा लिया जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी, बोथ इलेक्ट्रॉन आर टेक अवे बाय द वन एटम। सो जो पहला एटम होगा, लेट अस सपोज यहाँ पर बी के द्वारा पूरा इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो एटम वो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। Hence we can clearly say that the formation of carbocation
and carbanion टेक प्लेस बाय द हेटेरोलिटिक फिशन। ओके, आपको समझ में आया कि देखो आपसे यही भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कार्बोकेटायन होता है, कार्बन आयन होता है, इसका जो फिशन होता है, ठीक है ना, इसका जो फिशन होता है वो किसके फर्क होता है, किसके थ्रू होता है, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा गया और पूछा भी जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब हेटेरोलिटिक फिशंस होते हैं वहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, कार्बोकेटायन का और कार्बन आयन का होता है। क्लियर, समझ में आया आपको? ओके, ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग का हेल्प हुआ होगा। अब आपको ये समझना है कि ये हेटेरोलिटिक फिजन्स और होमोलिटिक फिजन्स कहाँ वर्क करते हैं, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसके प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्यों लग रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि आपको पता है, सर आपने बताया कि जब दोनों एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। सर जब ये स्टेबल हो गए तो इनका बॉन्ड क्यों टूट रहा है, क्यों ब्रेक हो रहा है? अब हमको समझना है कि कुछ जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो चीजें होती हैं, जो आवश्यक होती हैं, वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं रीएजेंट। ओके, रीएजेंट, और हमको इनके बारे में समझना है कि रीएजेंट बेसिकली होते क्या है। देखो कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज बेसिकली अगर आपको समझाएं, हम 1 मिनट समझाना चाहते हैं आपके पास कि हमारे पास ऐसे जनरली रिएक्शन लिखा जाता है, पैरेंट रिएक्शन लिखा जाता है, हमारे पास रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। क्लियर, डाउट? नो डाउट, ये हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रिएक्टेंट, इसको हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट और इसको हम बोल रहे हैं कि रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट खुद रिएक्शन में पार्ट करता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आया समझ में? रिएक्टेंट पार्ट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके पीछे जो रीजन होता है, उसके बिहाइंड जो रीजन होता है वो होता है रिएजेंट का, ठीक है। अब जो कारण होता है कि जो कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके पीछे जो कारण होता है वो रिएजेंट का होता है। रिएजेंट क्या करता है, इस रिएक्टेंट पे अटैक करता है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है। तो डिफरेंस पूछे जाते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। तो आप क्लियरली कह सकते हो रिएक्टेंट क्या करता है, वो कॉज होता है, ठीक है, रिएक्शन का कॉजेज होता है, जबकि जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट पार्ट करता है रिएक्शन में। आया आपको समझ में? ओके, अब हमको समझना है रिएजेंट के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं रिएजेंट एक ऐसी स्पीसीज होती है जो अफिनिटी रखती है। क्या रखती है? अफिनिटी रखती है। अफिनिटी इन द सेंस किसके साथ अफिनिटी रखती है? दो टर्म, इसके पास दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ रख सकती है या तो वो किसके साथ रखती है, प्रोटॉन के साथ रख सकती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि कौन सा हमारा रिएजेंट यूज किया गया है, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो तरह के रिएजेंट होंगे, एक रिएजेंट ऐसे होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और एक रिएजेंट ऐसे होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो किसके साथ जुड़ना चाहेगा, प्रोटॉन के साथ जुड़ना चाहेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो किसके साथ जुड़ना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ना चाहेगा। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो रिएजेंट होते हैं वो रिएजेंट बेसिकली डिवाइड होते हैं टू पार्ट में। हमारा क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट क्या होते हैं, ये हमारे जीओसी का सबसे बेस्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहां पर आपने समझ लिया तो सब कुछ आपने समझ लिया। ओके, चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड को देखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा समझिए ये जो वर्ड है किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको समझ रहे हैं किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, देन यू गॉट एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन्स लविंग, मतलब अगर आपको आपको बताया जाए कि आप क्या हो बच्चा, ध्यान दीजिएगा, आप स्वीट्स फाइल हो, ओके, देन आप समझ में आ रहा है, स्वीट्स फाइल मतलब आप लवर हो, किसके लवर हो, स्वीट्स के, जिसमें आपको अच्छे अच्छे स्वीट्स पसंद है, ठीक है, तो आप उसके क्या हो, लवर हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लवर मतलब आपके पास स्वीट्स तो है नहीं ना,
आपके पास स्वीट नहीं है, आपको स्वीट दिखाई देगा तो आपको क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाएगा। सेम लाइक दैट जो यहाँ पर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन्स लवर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ जी, अब यहाँ पर क्या होगा, हमको समझना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है बच्चा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम समझ रहे हैं इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये है इलेक्ट्रॉन लवर, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन उसको दिखाई देगा वहां पर ये कूद जाएगा, अटैक कर देगा। तो आप इसको क्लियरली कह सकते हो कि ये क्या होते हैं, अटैक on the electron rich center। ओके, सो ये अटैक कहां करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर अटैक करेंगे, ठीक है। सो अब समझ में आ रहा है ना कि जो देखो पहले समझना है हमको इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, हमको ये समझना है इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन लवर्स मींस ये अटैक करेंगे वहां पर जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर अटैक करके खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली इसके जो टाइप्स होते हैं वो देख लीजिए, जो इसके टाइप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके जो टाइप्स होते हैं पॉजिटिव, फर्स्ट जो है हमारा वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ओके। सेकंड वन जो टाइप हमारा होगा, एक सेकंड, जो हमारा सेकंड वन टाइप होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जबकि हमारा जो थर्ड वन होगा वो क्या होगा, लेविस एसिड, ओके क्लियर। आप समझिए जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होंगे जस्ट लाइक हमारे पास हो गया H+ हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स की वर्क करेगा। और हमारे पास हो जाएगा Cl+, ओके, I+, ETC, मैक्सिमम इसमें होंगे। आप इसको थोड़ा सा सर्च करिएगा, समझिएगा, बस हमको जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करना है। ये जो कि H+ है, Cl+ है, इन लोगों के पास प्लस इन द सेंस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो उस जगह पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जस्ट लाइक AlCl3, BF3, देन FeCl3, ओके। अब देखो ये जो टर्म्स है क्लियर, अब जो ये टर्म है AlCl3, क्लियर लिखें, हाँ, ये AlCl3, BF3, FeCl3 ये क्या है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप बोलिएगा सर, आप बोले वो न्यूट्रल और वो इलेक्ट्रोफाइल भी है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, न्यूट्रल मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं, ठीक है ना, वो सेटिस्फाइड है, वो स्टेबल है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, आइए इसके पीछे थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके पीछे जो रीजन है वो है, लेट अस सपोज हमारे पास, लेट अस सपोज क्या यही है, देखिए Cl है और यहाँ पर क्या है, Cl है और यहाँ पर Cl, ठीक है। क्लोरीन क्या है, 3 क्लोरीन आर कंबाइंड टू द एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब जब एल्यूमिनियम के साथ ये कनेक्टेड है तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, आपने बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सब लोग कंबाइंड हो कितने इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, बट किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए ये अटैक करता है वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। आया समझ में, लेविस एसिड में आपको समझना होगा तो आपने H2SO4 HNO3 को समझना होगा, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे। आया आपको समझ में। देन अब हमारा जो नेक्स्ट वन टर्म है वो है न्यूक्लियोफाइल, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा देखते हैं। यस, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, क्लियर। अब जैसे कि आपने इलेक्ट्रोफाइल को समझा कि सर इलेक्ट्रोफाइल ये होता है, कि सर इलेक्ट्रोफाइल हमको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन लवर होता है। अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियोफाइल की तो आप क्या बोलोगे कि जो सर ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, एक सेकेंड, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा सर ये न्यूक्लियस लवर होगा, यस, क्या होगा, न्यूक्लियस लवर होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस लवर होगा। न्यूक्लियस मतलब आपको बताना है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्लस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस लवर मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये
पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उस पे अटैक करेगा। सो यू कैन क्लियरली से दैट यस दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये वहां पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेंगे। ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। क्लियर? यहां से ये समझ में आया। कुछ इसके एग्जांपल को देख लीजिएगा कि कौन से ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो हमारा देखो Cl है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा यहाँ भी, और आयोडीन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं जस्ट लाइक OH है, वो क्या किसकी तरह वर्क करेगा? किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। दूसरा जो हमारा टर्म है वो है कि न्यूट्रल, जस्ट लाइक इसके पास न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम अब प्राइमरी एमएन को देखें, प्राइमरी एमएन आर NH2, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? प्राइमरी एमएन। दूसरा क्या है हमारा? R2NH। थर्ड वन क्या है हमारा? RNH3, ठीक है ना। ये क्या है? प्राइमरी एमएन, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी एमएन, हमारा क्या है? टर्शियरी एमएन। अब इसके पास जो सोडियम सॉरी नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही डोनेट करते हैं, ठीक है ना। इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, वही डोनेट करेगा। इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही डोनेट करते हैं। और हमारे पास जो H2O होता है, क्या? H2O सॉरी H2, ये क्या करेगा बच्चा? इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी डोनेट करेगा, ठीक है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो हमने आज थोड़ा सा बेसिक के बारे में हमने समझा, और ठीक है, इस पे आप लोग थोड़ा स्टडी करिएगा, प्रिपरेशन करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग बेसिक का स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, वहां से हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैक्सिमम स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसको समझना है। देन आपका हमको समझना है रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, थैंक यू सो मच।